कि रुपया लेकर के अंजार नईमी साहब राजद में जाके ज्वाइनिंग हुआ है। पूरा बहादुरगंज विधानसभा को बेचने का काम किया। आने वाला समय में इंशाल्लाह उसको पब्लिक यहाँ का जवाब देगा। संशोधन बिल जब पारित हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाउस से आउट था, क्योंकि पब्लिक यहाँ का लोग मजलिस को वोट दिया था, ना कि अंजार नईमी साहब को। अंजार नईम लगातार हम 4 बार रहे, हम हारे नहीं। लोग मेरे ऊपर गुस्सा था, गुस्सा के वजह से हमको तत्काल एक बार हराया है। का प्यार हराने के बाद भी बरकरार है, बल्कि और दर्द बढ़ गया है। 4 बार बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव जीते हुए हैं और पिछले इलेक्शन में आपको हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले आप 4 बार इलेक्शन जीते हुए थे। अब आने वाला जो इलेक्शन है इसमें आपको मजलिस की तरफ से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, लगातार हम 4 बार रहे, हम हारे नहीं। लोग मेरे ऊपर गुस्सा था, गुस्सा के वजह से तत्काल एक बार हराया है। लेकिन जनता का प्यार हराने के बाद भी बरकरार है, बल्कि और दर्द बढ़ गया है। और उसके बाद मजलिस में हम आ गए हैं तो और हमारे ऊपर दर्द बढ़ गया है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करता है तो मैं भी विश्वास पर खरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह जो मेरा जो कमी था हम उसको दूर करेंगे। और 4 टर्म मुझे जिताया है, हमको फिर बनाने जा रहा है। हमको जो यकीन है, पब्लिक मेरे ऊपर जो अभी विश्वास कर रहा है, हम इंशाअल्लाह अगर जीत गए तो हम पब्लिक का विश्वास टूटने नहीं देंगे। जो मेरा कमी था हम उसको दूर करेंगे और इंशाअल्लाह हम जनता का विश्वास पर खरा उतरेंगे। सर, आप जो है आपका जो सफ़र है, शुरुआती दौर में आप 2005 में निर्दलीय लड़े थे। उसके बाद से आप जो है कांग्रेस के साथ आप लड़े और 3 बार आप कांग्रेस से ही लड़के जीते हैं, जीत हासिल किए हैं। अब आप उस पार्टी को छोड़कर मजलिस को ज्वाइन किए और बीते इलेक्शन ही में मजलिस के ताल्लुक से आपके कुछ रुझानात दुरुस्त नहीं थे, जो कि सोशल मीडिया वगैरह में ये चीज़ें मौजूद है। लेकिन आज आप मजलिस में जा मिले हैं और मजलिस की तरफ से आपको टिकट मिला है। तो पिछली पार्टी से आपकी क्या नाराजगी थी, कांग्रेस पार्टी से, जो आपने उसे छोड़कर मजलिस का दामन एकदम नाराजगी था। हमने निर्दलीय जीता, जीत के हम कांग्रेस में गए। हम यही सोच करके गए कि भाई मुसलमानों का रहबर है, मुसलमानों का बात करता है, मुसलमानों के हक में काम करेगा। जब से बीजेपी सरकार आया तब से इसका रुख जो है बदला बदला नजर आ रहा है। और ये तो इस बार तो जुल्म हो गया। जुल्म इस बात का हो गया, कांग्रेस को मुसलमान वोट देता है एंटी बीजेपी समझ करके। और जब वह संशोधन बिल जब पारित हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाउस से आउट था। और उसके बाद कांग्रेस में रहते हुए जब हम देखा कि हमारा मस्जिदें छीने जाएंगे, हमारा ईदगाह छीने जाएंगे, हमारा कब्रिस्तानें छीने जाएंगे, हमारा दरगाह छीने जाएंगे, हमारा क्या कहते हैं कि जो वक्फ में जो जमीन दिए हुए हैं हमारे बाप दादा पूर्वज, वो छीने जा रहे हैं। जो ये काला कानून पास हुआ है, वक्फ संशोधन बिल अगर लागू हो जाता है तो ये सारा चीज हमको छीन जाएगा हमसे। तो हमने देखा कि कांग्रेस कुछ नहीं बोला, खरगे जी कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी कुछ नहीं बोला, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोला। हमने देखा कि एक समुदाय के साथ, मुसलमानों के साथ बीजेपी जो गद्दारी कर रहा है, उसके एवज में जब हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस को आगे आके बोलना चाहिए था कि नहीं, मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। जब देखा कि नहीं, ये मुसलमान का रहबर नहीं हो सकता है, जब देखा कि ओवैसी साहब एकदम पुरजोर एकदम इस आवाज को बुलंदी से उठाया है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये काला कानून जो हमारे माथे पर थोपा गया है, वक्फ संशोधन बिल, ये गलत है। जब हमने देखा कि पूरा हिंदुस्तान में झंडा उठाया है तो हमने उससे प्रभावित हो गया। और कांग्रेस से मैं आहत हूं कि हमारा मुसलमान का बात नहीं किया। ठीक है, आप सारा हिंदुस्तान का बात कीजिए, लेकिन मुसलमानों के साथ जो आज गलत हो रहा है, आज ये काला कानून थोपा गया, आपने कुछ नहीं बोला। इसीलिए हम आहत होकर के हमने कांग्रेस को त्याग दिया है। और कांग्रेस बीजेपी का एक सिक्के का 2 ये है। अगर कोई दिखा के करता है, बीजेपी दिखा करके करता है और कांग्रेस छुपा के करता है। इसीलिए हमने सोचा कि आदिवासी का नेता है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, हरिजन भाई का नेता है, ब्राह्मण का नेता है, सारे जाति, सिख भाई का नेता है, सारे जाति का जब नेता है तो हमारा मुसलमान का भी एक लीडर होना चाहिए।
जो अभी हम देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारा मुसलमानों का नेता बन चुका है और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बात करता है। इसलिए हमने ओवैसी साहब का दामन थामा है और ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और आज तो एक ही सीट है इस लोकसभा में, आने वाला समय में 10, 20, 25 सीट होगा, तो हम लोगों का सरकार में भागीदारी भी रहेगा। और ऐसे ऐसे काला कानून बनाने में बीजेपी को सोचना पड़ेगा। आप जो है कांग्रेस से आहत हैं और इसी वजह से मजलिस ज्वाइन किए, लेकिन माजी के अगर हालात देखते हैं सीमांचल में, तो इससे पहले जिन लोगों को जिताया गया था, लोग जो है मजलिस समझ के वोट करे थे, वो लोग जो है अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिले। आप पुराने कांग्रेसी हैं और अब जो है आप मजलिस ज्वाइन किए। अब बहादुरगंज की जनता जो है आपको चुनती है, इलेक्शन जिताकर आपको विधानसभा में पहुंचाती है। उसके बाद आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल है, इससे पहले जिनको भेजा गया वो चले गए, इस बार तौसीफ साहब क्या करेंगे? क्योंकि तौसीफ साहब का पहले से रिश्ता कांग्रेस से है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे, जनता को क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आप ही पत्रकार हैं और हमको लगता है इस जिला में हजारों पत्रकार होगा। अब 2, 4, 5 अगर पत्रकार बिक जाए तो वो 2, 4, 5 चोर हुआ ना। अब 2, 4, 5 पत्रकार अगर चोर है तो अब पूरा पत्रकार को हम चोर कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पैसा लेकर के राजद में बिक गया, उसका जवाब वो देगा। हम अगर चोरी करेंगे तो हम चोर हो जाएंगे, वो आज चोरी किया है उसका जवाब वो देगा। ऐसा नहीं है कि जो चोर है, अगर एक चोर है तो उसके वजह से सब कोई चोर है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि रुपया लेकर के अंजार नईमी साहब राजद में जाके ज्वाइनिंग हुआ है, पूरा बहादुरगंज विधानसभा को बेचने का काम किया है। आने वाला समय में इंशाल्लाह उसको पब्लिक यहाँ का जवाब देगा, क्योंकि पब्लिक यहाँ का लोग मजलिस को वोट दिया था, ना कि अंजार नईमी साहब को। अंजार नईमी साहब 2010 में राजद का टिकट से लड़े थे तो 5100 वोट लाया था, तो इसलिए नईमी साहब को वोट नहीं हुआ है। ये मजलिस का वोट था, एमआईएम का वोट था और असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट था। इसीलिए जनता उसको सबक सिखाएगा आने वाला समय में। सर, आप जो है पिछले माजी में जो इलेक्शन आप जीत के हुए थे, या बीते 5 साल में जो अंजार नईमी साहब ने उसका जो पीरियड था, इसमें वो कौन से ऐसे काम जो आपके दौर में भी आप नहीं कर सके और आने वाले इलेक्शन में आप उसे करने का संकल्प लेते हैं और लोगों के सामने उन्हीं कामों को लेकर के आप आएंगे कि नहीं, मैं अगर आऊंगा तो ये काम जनता के लिए करूंगा? कौन कौन से काम होंगे, कुछ निशानदेही? देखिए, जो भी काम हो रहा है इलाके में सारा मेरा किया हुआ है। हमने प्रस्ताव हमने दिया था, नीति आयोग में हमने भेजा था, सिर्फ टेंडर नहीं हुआ था, आचार संहिता की वजह से टेंडर में फंस गया था। चाहे वो कोई पुल हो, कोई रोड हो, सारा काम मेरा दिया हो। नया काम कुछ भी नहीं किया है। रहा सवाल कि पुल पुलिया तो बनेंगे ही। अवध बिहारी सिंह भी जीता था तो पुल पुलिया का काम होता था, वो विकास नहीं है। विकास तभी हम मानेंगे जब हमारा सुरजापुरी समाज को आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि हम सुरजापुरी समाज से आते हैं। सुरजापुरी समाज को एनेक्सर 1 में लाने का काम करेंगे। और किशनगंज में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आज किसी गरीब आदमी का कैंसर हो जाता है तो हम लोग बम्बई भेजते हैं, और किसी के पास पैसा नहीं होता है, इलाज के बगैर मर जाता है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा इलाके के लोग बाहर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मद्रास जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, बाल बच्चा को छोड़ के जाते हैं। ये लड़ाई में कितना हमको फोन आया कि क्या करें नहीं करें, जाएंगे तो घर में भूखे रहेंगे। तो जो हालात है, तो यहाँ बड़ा उद्योग होना चाहिए और हम चाहेंगे कि किशनगंज में कोई बड़ा उद्योग खुले, ताकि हमारा जो इलाके का गरीबी है उससे दूर हो सके। ये 3 चीज पर हम फोकस करेंगे। एनेक्सर 1 में लाने का काम करेंगे सुरजापुरी बिरादरी को, और बड़ा हॉस्पिटल खोलने का काम करेंगे किशनगंज में, और क्या कहते हैं कि जो बाहर जाते हैं हमारे लोग भाई बंधु, उसके लिए एक बड़ा उद्योग खुले। यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा दिल में खलता है कि ये 3 चीज हो जाए तो हमारा इलाके का विकास भी हो जाएगा, हमारा इलाका तरक्की हो जाएगा। और हमारा जो यहाँ इलाके का लोग है, ये सरकार पर डिपेंड नहीं है, ये अपने निर्भर है, क्योंकि अपने कमाता है। आज शेरशाह बिरादरी को ले लीजिए, देखिए खेती करना हम लोगों को सिखाया है। आज जो मक्का इलाके के में देखते हैं, ये शेरशाह बिरादरी का देन है, जो आज हम लोग खुशहाल हैं, किसान खुशहाल है। आज मक्का हो रहा है इलाके में, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से अगर मक्का का कोई फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री यहाँ बैठ जाए, तो मक्का का उचित दाम जो होता है वो हमको मिलेगा। और यहाँ जो
गरीबी है उसको दूर होगा, और हमारा जो सबसे बड़ा नौजवान साथी बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, उसको ये मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। सर आपने बातों बात में सुरजापुरी बिरादरी और शेरशाहवादी बिरादरी का जिक्र किया। खास करके शेरशाहवादी बिरादरी के ताल्लुक से ये देखा जाता है, चूंकि ये सामाजिक और आर्थिक एतबार से ये बहुत पसमानदा तबका है, और इसके ताल्लुक से जिसका मन में जो भी आता है, कोई कहीं से आया और अनाप शनाप इसके खिलाफ बोलकर चला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? शेरशाहवादी बिरादरी को इस मामले को लेकर के आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा एक ही सलाह है, शेरशाह बिरादरी अपने जाति में मजबूत बिरादरी है और मेहनती है, चाहे वो खेती के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो खटने के मामले में हो, बहुत मजबूत बिरादरी है। अगर कोई उन पर उंगली उठाता है तो आप एकदम, ये मेरे तरफ से संदेश है कि आपको किसी का नहीं सुनना है, चाहे वो बीजेपी बोले, चाहे वो कोई बिरादरी बोले, आप लोग एकदम निडरता से रहिए, और कोई अगर आप लोगों पर उंगली उठाएगा तो हम उंगली काटने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हम जानते हैं शेरशाह बिरादरी कितना मजबूत स्थिति में है, कितना मजबूत बिरादरी है और कितना मेहनती है, हम जान रहे हैं। अब कोई उंगली उठाए, कुत्ता हजार भूखे हाथी चले बाजार, ये कर चलना है आप लोगों को। जी, एक और सवाल ये है कि जैसे आपने हॉस्पिटल वगैरह की बात की, इससे पहले भी जब भी मजलिस की क़यादत के लिए यहाँ आया गया है, कोई भी आए हैं, वो यही बात हमेशा से करते हैं कि यहाँ ओवैसी मॉडल बनाया जाएगा किशनगंज को या सीमांचल को। और पिछले 5 साल में अभी एक विधायक जो हैं, जो कि सदर भी हैं, अख्तर अली मान साहब, वो अमौर में अभी सिटिंग एमएलए हैं। वो ओवैसी मॉडल के जो काम है उनमें से क्या-क्या काम किए हैं? सारे काम किए हैं और उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उनका हाथ मजबूत नहीं, जब जिताने का काम किया उस समय 5 विधायक था, तो उस समय बहुत मजबूत था, मजलिस जो चाहता सरकार से छीन के लेता। लेकिन ये लोग जो बिक गए हैं, तो उसमें ओवैसी साहब को धक्का लगा है, और जब ताकत ही नहीं रहेगा तो काम कहां से कर सकेगा। फिर से ताकत देगा मजलिस को, तो जो वादा किया है वो पुराएगा इंशाअल्लाह। हमको यकीन है कि मजलिस ही यहाँ इस इलाके को काम कर सकता है। मैं तो आग्रह किया हूँ ओवैसी साहब से कि आप किशनगंज को, सीमांचल को हैदराबाद बना दीजिए, तभी इस इलाके का विकास होगा। सर एक आखिरी सवाल ये है कि एमएलए बनकर आते हैं, उसके बाद जो है आप एजुकेशन के मामले को लेकर, और खुसूसी तौर पर गांव देहात में जो हॉस्पिटल का मामला है, जहां बहुत ज्यादा करप्शन है, उसके ताल्लुक से आप पैगाम क्या देना चाहिए? देखिए, सवाल है कि एजुकेशन, आज से 10 साल 15 साल पहले हमारा इलाका बहुत पिछड़ा था। अभी लेकिन गर्व से कहेंगे कि हमारा हर घर में लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया है। इतना ही कहेंगे कि एक टाइम भूखे रहिए भाई, लेकिन एजुकेशन देना है, और एजुकेशन जब नहीं होगा तो समझिए कि आप इस दुनिया में जीने लायक नहीं रहेंगे। आने वाला 10 साल में कंप्यूटराइज हो जाएगा, और आज ही आप देखिए बैंक में लोगों को जाना नहीं पड़ता है, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर हो जाता है। यानी आने वाला युग टोटल का टोटल कंप्यूटराइज युग हो जाएगा। अगर आप एजुकेशन नहीं होंगे आपके अंदर, तो समझिए कि उस वक्त का आप जानवर कहलाएंगे। इसलिए मैं बस यही दरखास्त करूंगा कि अपने भाई को, अपने बिरादर को, अपने इलाके के लोगों को, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यही कहूंगा कि अगर सीमांचल का तरक्की चाहते हैं तो एजुकेशन पर ही फोकस कीजिए। एजुकेशन के बिना हम अंधा हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे साथ पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब थे, और हम जो चर्चे में जो जो सवालात किए उसका मुद्दा और खुले तौर पर वजाहत के साथ जो है जनाब तौसीफ आलम ने जवाब दिया है। चलिए इसी के साथ आज हम इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।